नमस्कार। चौपाल कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि और किसान देश की आत्मा है। हमारे किसानों को बेहतर साधन और सही मार्गदर्शन मिले, हमारे किसान भाई भी उन्नत खेती करें तो इससे न केवल देश और प्रदेश की सकल उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि हमारे किसान भाई भी आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। किसान भाइयों, चौपाल कार्यक्रम में हम प्रदेश के विभिन्न गांवों से किसानों को बुलाते हैं, वो अपनी सफलता की बात हमें बताते हैं और हमारे साथ में कुछ विशेषज्ञ भी हम उन्हें बुलाते हैं जो अपनी सामूहिक सलाह से किसानों को वो सलाह देते हैं जिसका उपयोग कर हमारे किसान भाई खेती बाड़ी में पैदावार बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं परिचय करा देता हूं। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर पी.के. शर्मा साहब। आप पशु चिकित्सक हैं। पशु चिकित्सा के क्षेत्र में किसानों को क्या करना चाहिए इस संबंध में जानकारी देंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकुल कुमार जी। आप कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन से हैं। उद्यान की फसलों में क्या सामूहिक कार्य करना चाहिए इस संबंध में जानकारी देंगे। आप सभी किसान भाइयों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बहन जी, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम पायल पाटीदार है। मैं ग्राम किलोदा, जिला शाजापुर से हूँ। एजुकेशन में मैं एक इंजीनियर हूँ। इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने एमबीए किया है। एमबीए करने के बाद मैंने कुछ टाइम जॉब की, क्योंकि मुझे एक्चुअली कहीं मन में था कि जॉब नहीं करना है, मुझे खुद का काम करना है। उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी के बाद पति का कपड़ों का काम था, उसको मैंने ज्वाइन किया। लेकिन कोरोना काल में स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी, बहुत ख़राब स्थिति हो गई थी, तो व्यापार पूरी तरीक़े से बंद हो गया था। उसके बाद हम दोनों गांव की तरफ आए। गांव में हम लोगों ने गौशाला स्टार्ट करी। गौशाला स्टार्ट करने का पर्पस कि हम लोग, मेरी छोटी बेटी बहुत बीमार रहती थी इंदौर में, तो डॉक्टर ने उसे मतलब देसी गाय का दूध जिसमें A2 प्रोटीन रहता है वो पीने के लिए बोला था। तो हम लोगों ने गांव में सर्च किया कि देसी गाय कहीं मिल जाए, लेकिन गांव में जर्सी और भैंस के अलावा कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं इतना सफ़र कर रही हूँ, तो मेरी जैसी कितनी माएँ हैं जो इस प्रॉब्लम को सफ़र कर रही होगी। तो सर, हमने 10 गौ माताएँ से हम लोगों ने गौशाला स्टार्ट की थी और आज हमारी गौशाला में 110 गौ माता हैं। इसके साथ साथ हम लोग जैविक खेती भी करते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। और ऐसी बहनें हमारे गांव में रहती हैं तो निश्चित प्रेरणा के स्रोत बनेंगी। आप बताइए बेनी प्रसाद जी, भाई साहब जी। मेरा नाम बेनी प्रसाद मीणा है और ग्राम गोंदनमऊ, जिला भोपाल में रहता हूँ। यहीं पास में ही मेरी खेती भी है। 45 एकड़ में मैं किसानी करता हूँ। मेरा साथ में भैंसों का डेयरी का दूध उत्पादन का काम भी है। जी जी। मेरा नाम हेमराज यादव है। मेरा ग्राम खामखेड़ा बेरसीवट भोपाल का रहने वाला हूँ। मैंने एजुकेशन में बीए फाइनल करा है और मैं विगत 10-15 सालों से मैं खेती कर रहा हूँ और मैं खेती के साथ साथ कृषि यंत्रों का भी काम है मेरा। और मैं कृषि यंत्रों से, मैं तो खुद की ज़मीन करता ही करता हूँ उन्नतशील कृषि यंत्रों से, और साथ साथ मेरे जो आसपास के छोटे छोटे सीमांत किसान हैं उनको भी मैं किराए से उनकी खेती भी करता हूँ, और जिससे मुझे काफ़ी आय होती है। और विगत मुझे 16-17 में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी योजना के अंतर्गत, केंद्र किसान कल्याणकर्ता कृषि विभाग की योजना के अंतर्गत मुझे कृषक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और वर्तमान अभी पिछले साल 2024 में केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा न्यू दिल्ली से भी मुझे नवप्रेषी मध्य प्रदेश किसान से भी सम्मानित किया गया है। जी जी जी, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम हेमंत कुमार नागर है। मैं भोपाल ज़िले की ही एक बेरसिया तहसील के गांव में निवास करता हूं। भारतीय पारंपरिक खेती, प्राकृतिक खेती के जो मूल जो भाव उद्देश्य हैं उनको लेकर हम खेती का काम करते हैं। पशुपालन भी हम करते हैं साथ में, और अभी वर्तमान में जहर मुक्त जैविक खेती के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। इसमें हमें सफलता मिल रही है ताकि सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे और हमारे देश के लोग स्वस्थ और निरोगी हों। बिल्कुल बोला। हमारे किसान भाई कितने सजग हो रहे हैं, वो पूरे देश की आबादी की चिंता कर रहे हैं कि हम जो उत्पादन लेंगे वो स्वास्थ्य के लिए भी ठीक हो। अपना परिचय दें आप जी। नमस्कार, मेरा नाम पीयूष पाटीदार है। मैं ग्राम किलोदा, जिला शाजापुर से हूँ। वहाँ पर मेरा काम पशुपालन एवं प्राकृतिक खेती है। प्राकृतिक खेती में हम लोग गौ माता से निर्मित जो भी गौमूत्र, गोबर से जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं उनका उपयोग करके हम लोग प्राकृतिक खेती करते हैं। साथ में वहीं पे हम लोगों का घानी मशीन का भी काम है, ऑयल का, तेल निकालने का, तो वो भी हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। जी, तो किसान भाइयों, ये थे आप जैसे ही सफल किसान, अन्नदाता किसान जो गांव में रहकर मेहनत करके और गौशाला या डेयरी अपनाकर उन्नति खेती कर
सफलता के नए नए आयाम गढ़ रहे हैं। किसान भाइयों, हमारे बीच में हैं, विशेषज्ञ भी हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर पी.के. शर्मा साहब से आग्रह करूंगा कि वो बताएं कि इस समय शीत ऋतु शुरू हो गई है, जैसा कि आपने बताया पहले भी, तो इस समय हमारे जो पशुपालक भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, शनई शनई जो है शीत ऋतु बढ़ चली है। ऐसे में हम हमारे पशुओं का स्वास्थ्य की देखभाल कैसे कर सकते हैं, इस पर हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य का जो है सीधा संबंध जो है उसके उत्पादन से जुड़ा रहता है। तो सबसे पहले किसान भाई अपनी जो गौशालाएं हैं उनमें जो हवा का आवागमन है, जो रोशनदान जिनने खोल के अभी तक रखे हुए हैं, उनमें हो सके तो इनमें टाट पट्टी का सहारा लेके उनका सीधी हवा का जो आवागमन है उसको रोक दें, ताकि हमारे पशु जो है ठंडी हवाओं के संपर्क में सीधे ना आए। साथ ही साथ गौशाला की नियमित साफ सफाई करें, उसमें जो मूत्र गोबर आदि है वो समय समय पर उसको पूरी तरह से साफ रखें, और उसमें जहाँ तक संभव हो सके गौशाला को सूखी रखें। सूखी रखना नितांत आवश्यक है। ऐसे में जो है वो जो ठिठुरन की स्थिति, हमारे जो नवजात हैं उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो शिशु जो हमारे छोटे बछड़ा बछड़ी पाड़ा पाड़ी जो होते हैं, उनको हर संभव जो है सूखे स्थान पर रखें, और उनको जरा सी भी माने हवा के संपर्क में उन्हें ना आने दें। और यदि कहीं से यदि अस्वस्थता की स्थिति बनती है हमारे नवजात की या बड़े पशुओं की, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि निमोनिया की स्थितियां ज़्यादा निर्मित होती हैं, क्योंकि शीत के संपर्क में जो है ठंड की स्थिति उनमें पैदा हो जाती है और वो अस्वस्थ होते हैं। जहाँ तक यदि निमोनिया की स्थिति बन गई है, तो मैं एक समझाइश के तौर पर सुझाव के रूप पर एक बात बताना चाहूँगा कि यदि पशु पूरी तरह से अपने आप को श्वास लेने में असहाय पाता है, और मैं किसान भाइयों से एक निवेदन करूंगा कि कई बार क्या होता है कि देश में हमारे एक प्राचीन उसमें काढ़े पिलाने की जो एक पद्धति है, मैं इसमें मनाही उनको करूंगा। कई बार क्या होता है उसको सांस लेने में नसों से जो स्राव आ रहा है और सांस लेने में बेचैनी हो रही है, ऐसी स्थिति में यदि वो ड्रेंचिंग द्वारा उसको ड्रेंचिंग निमोनिया होने की संभावना हो जाती है। पिलाने में कई बार ग्रास नली में ना जाके वो दवा सीधी श्वास नली में चली जाती है। तो ऐसे में जो है जो निमोनिया की स्थिति, जो ड्रेंचिंग निमोनिया की बनती, वो बहुत भयावह होती है। और उसमें कई बार क्या होता है, पशु को मैंने कई बार ऐसा भी देखा है कि पिलाते पिलाते ही पशु जो है शांत हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो मैं इसमें मेरे पशुपालकों को मैं डराना नहीं चाह रहा, समझाइश के तौर पर यदि पिलाना भी है कोई दवा तो बिल्कुल आस्ते आस्ते धीरे धीरे उसको पिलाएं, एकदम नहीं पिलाना चाहिए। एकदम नहीं पिलाना डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि दवा नहीं, कोई काढ़ा नहीं पिलाना चाहिए, लेकिन शहर से दूर जहाँ पशु चिकित्सक नहीं रहते, गाँव में है, अगर निमोनिया हो जाए तो कोई अपना स्थानीय उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, इसमें यह है कि हम सबसे पहले तो उसको सूखे स्थान पर रखें, और उसको जैसे कई बार क्या होता है कि वहाँ जो धूना लोग जो है लगा देते हैं और ठंड से बचाने के लिए लकड़ी जला के उसको, तो वैसा भी माने उसमें से धुआं नहीं उठना चाहिए। गौशाला में ऐसी स्थिति में जहां हमारा अस्वस्थ पशु है, या उसको आप उन अन्य पशुओं से उसको अलग रख दें। यदि उसको इस तरह से धुआं आपको वहां करना ही है, तो आपके जो अस्वस्थ पशु है उसको उस जगह से हटा लें, और योग्य पशु चिकित्सक की सलाह इसमें लेना ना भूलें। जी। उसका उपचार कराना बहुत आवश्यक समझा जाता है। जी। तो किसान भाइयों, जैसे हमको ठंड लगती है, जैसे कि मौसम के आधारित हम जो व्यवस्था करते हैं अपनी, वैसी पशुओं को भी करना चाहिए। खास तौर से नवजात बछड़ों को उनके ठंड से बचने का उपाय करना चाहिए, और हमारे विशेषज्ञ आपको जो सलाह दे रहे हैं उसका पालन करना चाहिए। किसान भाइयों, हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन से जो उद्यान की से क्षेत्र से जुड़े हैं, उद्यान की क्या सामयिक सलाह देना चाहेंगे अभी आप? जैसा कि अभी सभी किसान जानते हैं कि शीत ऋतु का आगमन हो चुका है, और सभी किसान इस समय जो मुख्य तौर से आलू, प्याज और लहसुन इसकी बुवाई की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहूँगा कि एक तो उत्तम प्रजाति का वो बीज का चयन करें। अभी मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जो 85 से 90 दिन के आलू की बुवाई की जाती है, तो पूरा हमारा जितना भी मध्य प्रदेश क्षेत्र में 87, 97 और 322 वैरायटी जो 85 से 90 दिन में आ जाती है, उसमें हमारे किसान भाई
35 से 40 दिन तक खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए जिस समय वो आलू लगाते हैं उस समय ही एक रसायन आता है पेंडामेथिलीन, उसका अगर वो स्प्रे कर दें तो 30 से 35 दिन तक उसका वो खरपतवार नहीं आते। तो किसान भाइयों के आगे बहुत बड़ी समस्या आती है कि वो 20 दिन बाद खरपतवार नाशी दवाई ढूंढते हैं, तो आलू में 25 दिन के बाद कोई खरपतवार नाशी दवाई नहीं आती है। तो आलू की उत्तम प्रजाति जो 2-3 प्रजाति मैंने बताई हैं उनका चयन कर लें। लहसुन में इस समय किसान भाई लगभग 350-400 रुपये कुंटल, 400 रुपये किलो लहसुन चल रहा है, उसमें 2-3 प्रजातियां हैं, उनका चयन करके हमारे किसान भाई लहसुन को लगा सकते हैं, जिसमें G282, गंगा सफ़ेद 50 और गंगा सफ़ेद 70, ये 2 वैरायटी ऐसी हैं कि बहुत अच्छा ये 120 से 125 दिन और 150 दिन में ये आ जाती हैं और लगभग 65 से 70 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन होता है। तो लहसुन के साथ फिर हमारे किसान भाई प्याज पे भी इस समय रबी के सीजन में काफ़ी फोकस कर रहे हैं। तो प्याज में एक बहुत अच्छी वैरायटी आती है भीमा डार्क रेड और भीमा रेड। ये प्रजाति ऐसी है कि उसे हम बरसात में भी लगा सकते हैं और साथ ही साथ हम उसे शीत ऋतु में भी लगा सकते हैं। तो प्याज और लहसुन और आलू की ये 3 वैरायटी लेके और उस बीज को उपचारित करके और मिट्टी में ट्राइकोडर्मा का समावेश करके तभी हमारे किसान भाई आगे बढ़ेंगे, अन्यथा किसान भाइयों को आने वाले समय में उसमें बीमारियां बहुत ज़्यादा आएंगी। साथ ही साथ मैं बात करना चाहूँगा कि कुछ टमाटर, मिर्च और बैंगन की भी किसान भाई अभी तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी किसान भाई सब्जियों की नर्सरी की पौध रोपण की तैयारी कर रहे हैं या पौध बुआई की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे लगभग आधे से 1 फीट ज़मीन से उठा के उस बेड को बनाएं और उस बीज को जो कार्बेंडाजिम नाम का एक दवाई आती है उससे उपचारित कर लें। और जो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने वैरायटी अनुशंसित की है हमारे मध्य प्रदेश के लिए, जैसे टमाटर में अर्का रक्षक और अर्का सम्राट बहुत बढ़िया वैरायटी हैं। ऐसी मिर्च में जो हमारी वैरायटी अर्का विशेष एक वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है, हमारे मध्य प्रदेश में काफ़ी प्रचलित है। तो उन वैरायटियों को चुनाव करके और बीज उपचारित करके मिट्टी को लगभग आधे से 1 फीट ऊपर उठा के ज़मीन से उसमें उसका नालियों में रोपाई करें और अब से 25 से 30 दिन बाद उसे खेत में रोपाई करें। साथ ही साथ हमारे जो किसान भाई अभी वर्तमान में जो पहले लगे हुए फलदार वृक्षों में कुछ समस्या आ रही थी, तो उसमें भी कुछ फफूंदनाशी दवाइयों का लेप कर सकते हैं और उसका छिड़काव कर सकते हैं। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, उद्यान की फसलें खास तौर से डॉक्टर साहब साग सब्जी के बारे में बता रहे हैं और प्याज और लहसुन की बात है तो किसान भाई इससे तो हमारे किसानों को नगद आय प्राप्त होती है। किसान भाइयों, किसान और कृषि विशेषज्ञ खेती के चहुमुखी विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। चौपाल कार्यक्रम में हम विशेषज्ञ और किसानों के साथ मिलकर आपस में अपने विचारों को साझा करवाते हैं। तो किसान भाई बहन पायल जी हैं, आप कुछ जानना चाहेंगे इनसे? सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि गौशाला में जो लंपी बीमारियाँ आई है तो गायों को क्या रोकथाम की जाए कि लंपी जो है वो थोड़ा कम हो जाए और गौ माताएं स्वस्थ हो जाए जी? तो क्या दे सकते हैं आप जी? इसका जो फैलाव जो होता है, मतलब एक पशु से दूसरे पशु में जो ये बीमारी कैसे फैल जाती है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जिसको कहेंगे फैलना, एक ये छूत की बीमारी नहीं है, संपर्क में आने से ये बीमारी नहीं होगी, बल्कि ये इंसेक्ट बाइट जो मक्खियाँ होती हैं हमारी, जो कई बार इनको हम डांस बोलते हैं गांव में, और बरसात ऋतु में ये ज़्यादा इस प्रकार की मक्खियाँ पाई जाती हैं। ये जो अस्वस्थ पशु को काटकर यदि स्वस्थ पशु को मक्खी काटेगी तो इससे वो बीमारी जो है लंपी फैल जाती है और ये अपना बहुत भयावह रूप लेती है। लंपी अपने आप में जो है वायरल डिजीज में ये काउंट होती है, विषाणु जनित रोग है ये। और जब ये होती है तो पशु अपना इसको टेम्परेचर भी, इसमें काफ़ी तापमान शरीर का बढ़ जाता है और जगह जगह इसमें फफोले यानी ब्लडिंग भी होती है। और ये जब ये उस घाव का या जो फोड़ा है उसका रूप जब फूट जाता है या बिखर जाता है तो वहाँ कई बार क्या होता है कि हमारी जो और अन्य मक्खियाँ हैं जो अंडे देती हैं, जिनसे मैगट्स जो कीड़े पड़ जाते हैं, वो यदि पड़ जाती, हमने थोड़ा सा अनदेखा कर दिया तो वहाँ वो कीड़े की संभावना ही बन जाती है। तो ऐसी स्थिति निर्मित ना हो इसके लिए कई बार आइवरमेक्टिन दवा इसमें काफ़ी प्रभावी देखी गई है। यदि आइवरमेक्टिन दवा का उचित अनुपात में उसका जो है
50 kg पर 1 ml दवा दी जाती है, उसको सबकुटेनियस माने चमड़ी खींच के उसका इंजेक्शन दिया जाता है। तो इस तरह से हम यदि उसको ये इंजेक्शन देते हैं तो उससे काफ़ी हद तक हमें लाभ प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ यदि घाव ज़्यादा हैं तो हम निश्चित रूप से हम स्पिरिट जो अल्कोहल होता है एंटीसेप्टिक, उसको हम उससे घाव को साफ कर लें। फिर पोविडिन आयोडीन होती, बीटाडिन के नाम से वो दवा आती है, प्रचलित दवा है, उससे घाव की सफाई कर दें। और कई तरह के जो मलहम आते हैं उनको हम शरीर पे जल्दी लाभ प्राप्त करने के लिए लगा सकते हैं। कई तरह के स्प्रे भी हैं जो सुगमता से हम उनको शरीर पर स्प्रे कर सकते हैं, तो करेंगे तो उनके घाव धीरे से वो ठीक हो जाते हैं। और स्थिति ना बिगड़े इसके लिए एंटीबायोटिक्स की दवाएं भी उनको दी जाती हैं सुबह शाम, यदि हम उनको खिलाएंगे, या इंजेक्टेबल रूप से यदि आपके निकटतम पशु चिकित्सालय में जाके आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने पशु के स्वास्थ्य को बचा सकते हैं। जी जी। तो किसान भाइयों, अब चिंता करने की बात नहीं है। गांव में रह के हमारे पशु या भैंस या गाय को या बैल को कोई तकलीफ हो गई तो मन महसूस कर नहीं सकते। हम है ना, हमारी चौपाल है, हम अपनी चौपाल में विशेषज्ञों के माध्यम से आप तक, टेलीविज़न के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान वहाँ भी पा सकते हैं। आप बेनी प्रसाद जी, आपकी कोई समस्या हो तो बताएं। सर समस्या तो नहीं, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा कुछ हाँ। कि जैसे थनैला एक बीमारी है तो उससे तो ग्रसित हैं ही, परेशान है डेयरी वाले हर जगह, लेकिन जो जैसे हम सुनते हैं कि गुजरात हुआ, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, यहाँ जो दुग्ध उत्पादन है वो अपने मध्य प्रदेश की तुलना में कई गुना ज़्यादा है जी। और वहाँ जो ब्रीड है भैंसों की या गाय की ब्रीड ले लो, वो बहुत उन्नत है। जैसे कि अपन भैंसे का नाम सुनते हैं युवराज, सुल्तान, इनकी करोड़ों में कीमत बताते हैं। तो अपने यहाँ सर ये चीज़ संभव क्यों नहीं है कि अपने मध्य प्रदेश में या भोपाल जिला रायसेन इधर ये यहाँ ये चीज़ सर क्यों नहीं हो पा रही? अपने यहाँ से कोई ऐसी क्यों निकल के नहीं आ पा रही है कि हमारे यहाँ भी कोई सुल्तान हो, युवराज हो, या कोई ऐसी भैंस हो जो 30 लीटर दूध दे प्रतिदिन का, या कोई गाय हो जो 60 लीटर दे? बिल्कुल तो अच्छा अपने यहाँ सर ये क्यों नहीं हो पा रहा है? हाँ, नहीं, इसका बिल्कुल इस शंका का समाधान पूरी तरह से है। देखिए, ये अनुवांशिकी विज्ञान का प्रश्न है आपका, और ये जो हमारे जेनेटिक्स में जो जीन्स होते हैं, देखिए उत्तम गुणवत्ता के, उच्च गुणवत्ता का जो आपका बफेलो बुल है जिसको भैंसा हम कहेंगे, यदि वैसे पाड़े से हम हमारे चाहे वो नेचुरल सर्विस कराएं या कृत्रिम गर्भाधान कराएं, यदि ऐसे नर से जिसकी माँ का दुग्ध उत्पादन ज़्यादा है, तो उच्चतम गुणवत्ता की जो सीमन है उससे हम चाहे नेचुरल सर्विस कराएं या कृत्रिम गर्भाधान कराएं, तो निश्चित रूप से हमारे पशुओं में भी वो संतति प्राप्त होगी। हमें इनके लेकिन इसमें और भी कई बार क्या होता है, जैसे कुपोषण भी एक विषय होता है, जिसमें हम यदि हमारे जो माँ है उसकी गर्भावस्था की देखभाल किस प्रकार से की जाए, तो गर्भस्थ शिशु का माने उसकी जो प्रीनेटल केयर बोलते हैं, उसके गर्भ में हमारे पशु की जो हमारे नवजात की कैसे देखभाल, यदि हम हमारी गर्भवती गाय की उचित देखभाल, भैंस है तो उचित देखभाल करेंगे, उसको संतुलित पशु आहार निश्चित अनुपात में देंगे, और प्रोडक्शन के अतिरिक्त उसकी जो गर्भकाल की देखभाल के लिए अतिरिक्त राशन दिया जाता है, जिसकी मात्रा हमारी जो देसी गायें हैं उसमें 1 किलो बताई गई है, और हमारी जो जर्सी गायें हैं या एचएफ हैं जो विदेशी गायों में मानी जाती हैं, उनकी 1.5 किलो तक उसको गर्भ निर्वाह के लिए जो दाना दिया जाता है। तो इस तरह से हम एक, और शरीर निर्वाह के लिए अलग से दाना दिया जाता है, उत्पादन के लिए अलग दाना होता है, और साथ ही साथ यदि हमारी गाय भैंस गर्भवती है तो उसके लिए हमको अलग से दाना देना पड़ता है। ये तीनों, यदि जैसे हमारी गाय सिर्फ सूखी है, जीवन निर्वाह माने उसका मेंटेनेंस राशन उसको बोलते हैं, सिर्फ शरीर निर्वाह के लिए दिया जाने वाला दाना, तो उसकी देसी के लिए 1 किलो उसको दाना बताते हैं, और वही दाना जो है 1.5 किलो हमारे जो अधिक दूध देने वाली गाय हैं शरीर निर्वाह के लिए। और यदि हमारी गाय और उत्पादन के लिए दूध का आधा, थंब रूल मैं बता रहा हूँ आपको मोटा मोटा, कि जैसे एक हमारी गाय है यदि 10 लीटर दूध दे रही है तो उसको 5 किलो दाना, ये उत्पादन का दाना हो गया, और 1 किलो शरीर निर्वाह का, तो इस तरह से 6 किलो दाना।
यदि साथ में गर्भवती भी है तो 1.5 किलो और वो जोड़ देंगे, तो इस तरह से 6.5 किलो दाना जो है हो जाएगा। तो इसका हम आधा दाना सुबह के टाइम और आधा दाना शाम को देंगे। प्रजनन की जो प्रक्रिया है उसमें अच्छे सांड का चयन करें, अच्छी जो दुग्धोत्पन्न वाली जो गाय है उसका चयन करें, और उनसे यदि हम दोनों से संतान प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से हमें अधिक दूध देने वाली या अच्छी संतान उससे हम ले पाएंगे, चाहे वो गाय हो या भैंस हो। तो किसान भाइयों, खास तौर से पशुपालक भाइयों, हर किसान पशुपालक ये चाहता है कि अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन हो जिससे उसकी आय बढ़े। किसान भाइयों, खेती बाड़ी में हमारे किसान भाई साग सब्जी और फल फूल भी करते हैं। हेमराज जी, आप कुछ जानना चाहेंगे? पूछे आप। सर, खेती बाड़ी में हम लहसुन प्याज की खेती करते हैं, पता है ये सामने, लेकिन साथ में अब ऐसे क्या है आजकल छोटे किसान हो गए हैं, तो हम कैसे खेती की लागत को कैसे कम कर सकते हैं, इसके विषय में थोड़ी हमें जानकारी दें, तो कैसे किसान की आय कम हो। मुकुल कुमार जी, लागत कम कैसे हो जी, और बताएं जैसे। ये बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में किसानों की जो लागत है वो बढ़ती जा रही है, और जब वो किसान अपनी फसल को लाता है तो उसके बाद दिखाई देता है कि उससे आमदनी कम दिखाई देती है। तो उस लागत को कम करने के लिए सबसे पहला जो मैं आपका प्रश्न है उस पर ही आ रहा हूँ कि लागत को कम कैसे किया जाए। लागत को कम करने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि उत्तम प्रजाति का बीज का हमें चयन करना है। किसान भाइयों को सही जानकारी बीज की नहीं हो पाती, और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि कुछ किसान भाइयों को अगर जानकारी होने के बाद भी वो बीज प्राप्त नहीं हो पाता है, तो उसके लिए आप अपने ज़िले में एक भारत सरकार का कृषि विज्ञान केंद्र खुला हुआ है, वहाँ जाकर संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से भी बीज उपलब्ध होता है। साथ ही साथ जो कृषि विभाग वहाँ पर है तो कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने क्षेत्रीय संस्थान खोल रखे हैं, जैसे इंदौर में एक गेहूं का और सोयाबीन का सेंटर खुला हुआ है। आलू का हमारा जो केंद्र सरकार का ग्वालियर में सेंटर खुला हुआ है, तो वहाँ से आप उत्तम प्रजाति का बीज ला सकते हैं। लागत को कम करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि मैकेनाइजेशन का आप जो है उसमें इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों, हमारे विशेषज्ञ निरंतर प्रयासरत हैं कि खेती में आपको क्या समस्या आ रही उसका समाधान करें। हेमंत जी, आप बताएं। चौपाल कार्यक्रम ग्रामीण परिवेश में किसानों के लिए बहुत उपयोगी होता है, इसलिए आज जो भारतीय कृषि में हम चौपाल के माध्यम से किसानों को जो दे रहे हैं, बता रहे हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक जन, वरिष्ठ डॉक्टर हमारे बीच में बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य की जो दृष्टिकोण स्वास्थ्य का है उसमें मैं जानना चाहता हूँ आदरणीय हमारे मुकुल जी डॉक्टर साहब से कि जो देसी सब्जी और हाइब्रिड जो सब्जी, संकर नस्ल की जो सब्जियां होती हैं, इनकी पहचान तो मैं जानना चाहूँगा आदरणीय मुकुल जी से कि किसान देसी और हाइब्रिड लगाए, हाइब्रिड अधिक उत्पादन ले, लेकिन साथ में देसी का उत्पादन भी करे, जैविक भी करे, उसके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? हेमंत जी, बिल्कुल। हमारे किसान कितने सजे। डॉक्टर मुकुल जी, आप बताएं। ये बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया है और आज की मांग है, और जैसे कि आपने कहा कि देसी बीज और संकर किस्म के बीज, तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि आज के समय में जितनी भी बाज़ार में सब्जियां हम देखते हैं वो लगभग 98 और 99% सारी वो संकर किस्में होती हैं, सारी संकर होती हैं। उसके पीछे वजह थी कि जिस तरीके से पॉपुलेशन, जनसंख्या हमारी बढ़ रही थी और उसके प्राप्ति के लिए सब्जी की काफ़ी कमी हो रही थी, तो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बहुत सारी संकर किस्में निकाली और उत्पादन काफ़ी अच्छा बढ़ा। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे देश में विलुप्त होती प्रजातियाँ और देसी किस्म की प्रजातियाँ हैं, जैसे कि आप टमाटर में भी कहीं जाते होंगे तो देखते होंगे कि कहीं गोल और चपटा टमाटर जब देखते हैं तो उसे पहचान करते हैं कि ये देसी है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा और आपको जागरूक करना चाहूँगा कि आज की तारीख में जो बाज़ार में टमाटर हो, चाहे वो लंबा हो या गोल हो, लगभग 99% सब वो संकर प्रजातियां हैं। वो उसमें देसी प्रजातियां बहुत कम मिलती हैं। उसके लिए पहचानने के लिए एक साधारण किसान उसको नहीं पहचान सकता। जो वैज्ञानिक हैं या फिर आप जैसे जो
जागरूक किसान हैं, जो 2-4 बार अच्छे वैज्ञानिकों से मिलते हैं, वो पहचान कर लेते हैं। देसी में और संकर किस्मों में अंतर ये होता है कि देसी किस्म का बीज आप प्रति वर्ष बना सकते हैं, लेकिन संकर किस्म के बीज को एक बार अगर आपने लेके संकर किस्म का बीज दोबारा अपने खेत में लगाया है तो उसमें 4 तरीके से अलग अलग पौधे निकलेंगे, अलग अलग उस पर फल बनेंगे। तो संकर किस्म का बीज अगर आपने लगाया तो उसमें दोबारा उस किस्म के बीज को आप उत्पादन नहीं ले सकते, या फिर उसमें आप उसकी बीमारियों को नहीं रोक सकते, या फिर उसके फलों को एक रूपता नहीं दे सकते। जबकि देसी जो प्रजातियां होती हैं उसमें आप एक बीज को हर साल उसमें से बीज बनाते रहें और साल दर साल उसी बीज को आप लगाते रहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आप हमारे बीच में आए, चौपाल में हमारे जो बाहर से किसान भाई पधारे उनकी समस्याओं का समाधान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मुकुल कुमार जी, आपने उद्यानिकी से संबंधित बहुत सामयिक जानकारी बहुत अच्छी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी किसान भाई जो प्रदेश के विभिन्न गाँवों विभिन्न क्षेत्रों से आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आपने देखा, बात पशुपालन की हो या उद्यानिकी की, बात रबी फसलों की हो फिर खरीफ फसलों की, किसान भाइयों को चौपाल से हर समस्या का समाधान मिलता है। अगले चौपाल में फिर ऐसी नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।